नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। राजनीति में आज बात भारत और पड़ोसी देशों के बिगड़ते रिश्ते की। पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते पहले से ही तल्खी भरे रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में नेपाल भारत का सबसे करीबी पड़ोसी भी नाराज हो गया है। चीन के साथ ही एलएसी पर तनातनी बढ़ी है। मोदी सरकार पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सुधारने का दावा करती रही है। चीन के साथ तो खासतौर पर अच्छे रिश्ते का दावा किया जाता रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्ते क्यों बिगड़ रहे हैं। सवाल यह भी है कि पड़ोसियों से कैसे रिश्तों को सुधारा जाए। आज अगले आधे घंटे हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं जेएनयू के सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चेयरपर्सन डॉक्टर स्वर्ण सिंह, जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के डायरेक्टर उदय भास्कर। आप सभी चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं उदय भास्कर जी, चूंकि आप रक्षा विशेषज्ञ भी हैं तो बेहतर तरीके से मैं बता सकेंगे। अभी कांग्रेस की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो कह रहे हैं कि 3 जगह से घुसपैठ चीनी सैनिक कर रहे हैं। हमने देखा कि पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के जो सेना है उसको डिप्लॉयड किया जा रहा है, सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है, हथियार टैंक भी पहुंच रहे हैं और वीडियोस भी कुछ सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। हालांकि उनको हम नजरअंदाज भी कर दें, लेकिन एक्चुअल पिक्चर वहां एलएसी पर हो क्या रही है? इस वक्त भारत और चीन के बीच में जहां तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एक प्रकार का तनाव जरूर है। एक स्टैंड ऑफ के तरफ से इसकी वर्णन हो रहा है और भारत और चीन के बीच में जो करीब 4000 किलोमीटर लंबी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसमें एक विडंबना है क्योंकि ऐसा कोई लाइन वहां पे दोनों पक्षों ने स्वीकार नहीं किया है। अर्थात ये कि ये लाइन जो है एक प्रकार से ये सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है और ऐतिहासिक रूप से सन 62 के युद्ध के बाद दोनों देशों ने एक प्रकार का समझौता पे आए हैं, जो कि एक दूसरे के जो धारणा है, परसेप्शन जो है लाइन के बारे में, उन्होंने अभी तक उसको मैं कहूंगा कि अपने जो फौज के आधारित उस रेखा तक पेट्रोलिंग की जो कार्रवाई है वो करते आ रहे हैं। इस वक्त मैं कहूंगा कि ईस्टर्न लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में जो भी कार्रवाई हो रहे हैं, रिपोर्टों के मुताबिक यही है कि चीन ने अपने पीएलए ट्रूप्स कई जगहों में उन्होंने ऐसा तैयारी किया है, फोर्टिफिकेशन किया है, जो कि पारंपरिक रूप से उन क्षेत्रों में अभी तक जिस प्रकार का कोई विवाद नहीं था, वहां पे उन्होंने आगे आने की कोशिश की है जी। तो पिछले मैं कहूंगा 1 महीने से भी 4-5 हफ्तों से ये दोनों देशों के बीच में, खास फौज के बीच में यह तनाव है और स्थिति जो है वो काफी स्लेटी है। और हम आशा यही कर सकते हैं कि हालांकि कई रिपोर्ट्स आए हैं कि दोनों फौज के जो सोल्जर्स हैं जी, एक प्रकार का टक्कर जरूर हुआ है, परंतु इसमें सकारात्मक जो मैं कहूंगा एक बिंदु यह है कि दोनों देशों के बीच में किसी प्रकार की सैनिक तनाव या गोलीबारी नहीं हुआ है जी। तो कूटनीतिक और राजनीतिक मार्ग पे इसका हल हम आशा कर रहे हैं, पर एक स्टैंड ऑफ या तनाव इस वक्त ईस्टर्न लद्दाख के क्षेत्र में जरूर है। आपका मानना है टकराव है, लेकिन ये है कि कम से कम अभी एक बंदूक के नोक पर ये चीजें नहीं हो रही हैं। सोनजी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक मैकेनिज्म होता है जैसे अडॉप्ट करती हैं दोनों देशों की सरकारें जहां पर टकराव होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें निकल कर नहीं आ रही है। अगर उत्तरी लद्दाख की बात करते हैं, वहां पर लोग डरे हुए हैं, उन्हें नहीं पता अगले मौके हो क्या जाए। चूंकि एक तरफ हम देख रहे हैं सैनिकों की तैनाती दोनों देशों एलएसी पर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर हम रक्षा मंत्री को सुने तो कहते हैं डायलॉग चल रहा है, कंसल्टेशन चल रहा है। वो कौन सा मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जा रहा है, किस लेवल पर चल रहा है? क्या वो डिप्लोमेटिक चल रहा है या पॉलिटिकल चल रहा है या मिलिट्री लेवल पर चल रहा है? देखिए, पहले तो बहुत सी चीजें साफ नहीं हैं, जैसे कॉमोडोर भास्कर ने कहा भी। तो चूंकि बहुत सी चीजें साफ नहीं हैं, इसलिए अलग अलग स्तर पर कोशिश होती है। आप देखें, सीमा पर ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर आपस में बातचीत करते हैं, जो बातचीत हुई है जिसका सीधा कोई उसके वजह से समस्या सुलझी नहीं हमारी। तो डिप्लोमेटिक लेवल पर हमारे यहाँ कंसल्टेटिव मैकेनिज्म 2003 से बना हुआ है, उसका भी इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा आप देखें कि जैसे रक्षा मंत्री ने टेलीविजन पर ये बात कही है
तो ये एक तरह से प्रोजेक्शन भी होता है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरे देश के साथ कि हमारा रुझान बातचीत की तरफ है। अब आपने कहा कि लोकल जो लोग हैं लद्दाख में वो परेशान है कि क्या हो रहा है, उनको नहीं समझ आता इसको देखकर। जाहिर है कि जो पिछली बार जैसे घुसपैठ होती है, हर बार अगली बार वैसी घुसपैठ नहीं होती, उससे अलग तरह से होती है। हालांकि घुसपैठ के फ्रीक्वेंसी जो है और बल की जो एक तरह से ताकत है उसका इस्तेमाल लगातार बढ़ा है चीन की तरफ से। जी। फ्रीक्वेंसी घुसपैठ की बढ़ी है और बल प्रयोग भी बढ़ा है। अब देखिए इस बार जो खबरों में बार बार आता है कि वो बड़ी गाड़ियां, नाव और हथियार और अलग अलग तरीकों से आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ जो है वो सड़कें बना ली है, अपना उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया हुआ। तो इसलिए वो हर बार ज्यादा ताकत का प्रोजेक्शन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं हमारे लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ही क्या इसके पीछे फैक्टर है, और भी हम समझने की कोशिश करेंगे क्या अमेरिका भी एक फैक्टर यहाँ पर साबित हो सकता है। आगे इस चीज को मैं और भी समझूंगी आपसे, लेकिन सौरभ जी अभी यहाँ सिर्फ चाइना की बात नहीं है। पड़ोसी मुल्क में बात करें तो जो नेपाल, जो सबसे करीबी पड़ोसी देश, पुराना देश माना जाता था, जिसके साथ रोटी बेटी के संबंध कहे जाते हैं, वहां पर भी सीमा विवाद शुरू हो गया है। अभी संसद में वहां पर नया जो मैप था जिसको लेकर विवाद चल रहा था, उसको मंजूरी के लिए पेश कर दिया गया है। माना जा रहा है कि हफ्ते में मंजूरी भी मिल जाएगी। तो मेरा सवाल यह है, क्या इन सब के पीछे भी आपको चाइना का इन्फ्लुएंस दिखता है? क्या कोई कोरिलेशन दिख रहा है इन दोनों खबरों में? क्योंकि एक ही टाइम पे सीमा विवाद चल रहा है, चाइना के साथ भी और नेपाल के साथ भी। आपने बिल्कुल सही कहा कि चीन और नेपाल दोनों के साथ हमारे विवाद एक साथ सीमा पे शुरू हो गए हैं और दोनों का कुछ न कुछ संबंध जरूर है। नेपाल के साथ जहां तक प्रश्न है कि नेपाल ने, भारत ने कहा भी है कि वो कार्टोग्राफिकल एरर है और आप यदि गलत रूप से अपने मैप को प्रस्तुत करते हैं, चाहे उसे कॉन्स्टिट्यूशन सभा में पास करवा लें, असेंबली में पास करवा लें, लेकिन उससे वो क्षेत्र आपके हो नहीं जाएंगे। आपको उसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा। और आपने जो यूएन में आज तक जो भी आपने मैप्स दिए हैं या आज तक जो भी प्रूफ दिया है, तो भारत ने भी उससे ज्यादा पुख्ता प्रूफ दिए हैं। भारत के पास उन क्षेत्रों के आधार कार्ड भी हैं वहां के निवासियों के। भारत तो वहां पे क्षेत्र में काफी समय से उनका प्रभुत्व भी रहा है और भारत वहां पे रेगुलर उनके नियंत्रण में है। तो नेपाल के सिर्फ आज कह देने से वो क्षेत्र उनका अपना नहीं हो सकता है, चाहे वो उसे पार्लियामेंट में पास करवा ले। हाँ, दोनों देशों के संबंध जरूर बिगड़ रहे हैं। ये बात बहुत जरूरी है कि भारत और नेपाल के बीच बहुत लंबे संबंध हैं और शताब्दियों से संबंध हैं। लेकिन जब हम हिस्ट्री को हम नहीं देखें, आज हम प्रेजेंट को देखते हैं और थोड़े से फ्यूचर की तरफ देखते हैं, तो जरूरी है कि भारत और नेपाल दोनों जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार को अपनाएं और बातचीत के द्वारा इस इशू को सॉल्व करें, न कि पॉलिटिकली आप मीडिया के थ्रू कोई बात कहते हैं, वहां पे सीमा पे कुछ सैनिकों को खड़ा कर देते हैं या कुछ भारत को आप कोरोना वायरस फैलाने के जिम्मेदार कह देते हैं। तो इन सबों से और संबंध बिगड़ेंगे, बल्कि हमारे कुछ संबंध सुधरने वाले नहीं है। और भारत और नेपाल, लेकिन यहाँ पर भी तो 20-25 दिन हो चुके हैं, तो क्या वो कोशिशें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, किस लेवल पर चल रही है, रंग ला रही हैं, कैसे हो सकते हैं? इसमें मैं आगे बातचीत करूंगी आपसे। वैदिक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स को बेहतर तरीके से समझते हैं। अब यहाँ सिर्फ नेपाल की बात या चाइना की बात नहीं है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है। सीए को लेकर वहां पर भी कहीं ना कहीं खटास आए थे हमारे रिश्तों में। तो यहाँ 2014 की पिक्चर अगर आप याद करेंगे, जब मोदी सरकार आई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माई फ्रेंड ओबामा कहकर ओबामा को संबोधित किया था। इसके साथ ही अहमदाबाद में शी जिनपिंग भी आए थे, झूला झूलते हुए हमें याद है वो नजर आए थे। पशुपतिनाथ मंदिर गए थे नेपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां की संसद को संबोधित किया था और ऐसा इमोशनल माहौल हो गया था कि ऐसा लगा था कि दो देश और एक जान है, जो कि वहां पर सांसद भावुक भी हो गए थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन अगर समग्र रूप से आप भारत सरकार की नीति को समझें आज की मौजूदा वक्त में, तो वो यहां से जो संबंध उबार लग रहे थे कि आ रहा है, वो एकदम यहां पर आते हुए टकराव की स्थिति इन देशों के साथ क्यों आ गई है? इसमें कुछ कारण हमारी तरफ से भी है और हमसे ज़्यादा उनकी तरफ से है। इस समय नेपाल में आंतरिक अंतर्द्वंद बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। प्रचंड, जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उनके बीच, और ओली जी, जो भी नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी के, लेकिन बड़े भारत परस्त हुआ करते थे, जबकि प्रचंड हमेशा भारत का विरोध किया करते थे। अब राजनीति ऐसी चल रही है कि प्रचंड खुद प्रधानमंत्री के पद पर काबिज होना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि 8-10 दिन पहले तक
जो केपी ओली जी की राय थी वो बड़ी ही सधी हुई थी, जी उसमें कहीं कोई विवाद नहीं था और बातचीत से मामले को हल करने की बात वो बार बार कह रहे थे। लेकिन बाद में उन्होंने क्या क्या कहे शब्द जो कि आश्चर्य में डालते हैं। यानी सत्यमेव जयते की जगह कह दिया सिंहमेव जयते, यानी भारत शेरपना दिखा रहा है हमको। वो संसद में बिल ले आए, संसद में अपनी सीमा और भारत की सीमा को परिभाषित करने वाला बिल ले आए जी, उसको शायद पास भी करा लेंगे। कांग्रेस पार्टी जो वहाँ की है उसने विरोध किया शुरू में, उसने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं से मेरी फ़ोन पे बातचीत भी हुई और मुझे ऐसा लगा कि केपी ओली उनकी बात मानकर सारे मामले को बातचीत से हल कर लेंगे। लेकिन इसमें हमारा भी जरा दोष है। नेपाल कई वर्षों से कह रहा है, पिछले 5 साल से कह रहा है कि विदेश सचिवों की बैठक हो जाए, बातचीत करके हल करें, लेकिन हम टालते ही जा रहे हैं। क्यों टाल रहे हैं मेरे समझ में नहीं आता जी। प्रधानमंत्री को इतना समय है कि दुनिया भर का चक्कर लगाएं और विदेश मंत्री आजकल जो हैं वो तो पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, उनको हम नेताओं की तरह नहीं मान सकते। वो हमारे जेएनयू के स्नातक हैं और उनके पिता के सुब्रमण्यम जी बहुत ही बड़े समर शास्त्र विषय के समर शास्त्री थे, मैंने उनके साथ काम भी किया है। इनको बैठ के बात करनी चाहिए। ठीक है, और नहीं तो ये बातचीत हो क्यों नहीं रही है? नेपाल को इतना लाइटली क्यों लिया जा रहा है? उदय भास्कर जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से वेद प्रताप वेदर जी ने ये सवाल खड़ा किया है, केपी शर्मा ओली को कहा जाता है प्रो इंडिया, लेकिन इस वक्त वो चाइना सेंटर्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिस पर विश्वास नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जो वायरस है कोरोना का वो इंडिया से आ रहा है, वो ज्यादा खतरनाक है बजाय चाइना के कोरोना वायरस से। तो आखिरकार ये जो चेंज आया है, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं और अभी रिश्ते किस ओर आपको जाते हुए दिख रहे हैं? क्या तरीका अब अपनाया जा सकता है यहाँ पर, ताकि हमारा जो पड़ोसी मुल्क, सच्चा मुल्क, हमारा अच्छा दोस्त था, वो वापस हमारे उसी रूप में मिले? अभी जो वैदिक जी ने कहा है, मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि सबसे पहले हमको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच में जो रिश्ते हैं ये बहुत ही खास हैं और विश्व में शायद इस प्रकार का द्विपक्षीय रिश्ता का उदाहरण शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और इसका एक खास बिंदु है कि नेपाल के जो नागरिक हैं वो भारत के फौज में शामिल हो सकते हैं पूरी तरीके से। और आपको यह भी मालूम होगा कि जहां तक हमारा स्थल सेना है, वहां पे दोनों देशों के जो अध्यक्ष हैं, अर्थात भारत के जो स्थल सेना के अध्यक्ष, वो नेपाल के फौज के अध्यक्ष भी माना जाते हैं। और उसी प्रकार से नेपाल के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो ऑनररी तरीके से भारत के आर्मी के अध्यक्ष माने जाते हैं। दूसरी बात, हमारे आर्मी में जो गोरखा के पलटन है, ऐतिहासिक रूप से वो बहुत ही खास भूमिका उन्होंने निभाया है। और इस प्रकार से मैं कहूंगा कि विश्व में कहीं और आपको इस प्रकार का उदाहरण नहीं मिलेगा कि इस प्रकार के संबंध है। परंतु पिछले साल जम्मू कश्मीर जो प्रांत है, उसका जो पॉलिटिकल स्टेटस का जो परिवर्तन हुआ था जब हमने 2 यूनियन टेरिटरी बनाया था, उसके बाद भारत ने जिस प्रकार से अपने जो भी मैप के अंदर हमने परिवर्तन लाए थे, मुझे लगता है कि हम उस वक्त नेपाल के साथ जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक कई सालों से मेरे ख्याल से अटका हुआ था, हमको शायद खास एक प्रयास करना चाहिए था काठमांडू के साथ। जबकि हम जानते हैं कि एक चीन का भी दायरा है और चीन अपनी तरफ से संबंधों को बेहतर करने की वो कोशिश कर रहे थे। तो ये जो संवेदनशील मुद्दा है, नेपाल भारत से छोटा देश है। आपने पहले आपके ओपनिंग रिमार्क्स में कहा है कि ये बहुत ही खास संबंध है, बेटी जैसे हम उसको माने जाते हैं रिश्तों में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा भी रहा होगा ना कि हो सकता है कि हमारा छोटा भाई है और ये देर सवेर मानी जाए, लेकिन ये बिग ब्रदर एटीट्यूड चाइना के साथ तो नहीं चल सकता। स्वर्ण जी, मैं आपसे इसलिए समझना चाहूंगी, जब कोविड-19 से पूरी दुनिया जूझ रही है, भारत चाइना कोविड-19 से लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर चाइना का तनाव बढ़ना सीमा पर आखिरकार क्या दिखा रहा है? क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है चाइना की? भाई उसकी भी तो इकोनॉमी डाउन हुई है। पहली बात तो ये कि चीनी खुद मानते हैं और ऐसा चाहते हैं कि हम भी मान कि वो महामारी से बाहर आ चुके हैं। इसलिए शायद
किसी वजह से उनकी जो रोजमर्रा की कार्यवाही है, वो चाहे रक्षा नीति हो या विदेश नीति हो, वैसे ही वापस आ गई है, क्योंकि वहां वो महामारी से बाहर निकल चुके हैं, कम से कम वो ऐसा मानते हैं। और ये घुसपैठ जो चीन की है, ये उसी का हिस्सा है कि पिछले 40 साल में उनकी आर्थिक व्यवस्था जो है, वो आर्थिक वृद्धि दर बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है, जिससे उनका हौसला बढ़ा है कि हम पूरे देश में एक तरह से इकट्ठा होकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो ऐतिहासिक हमारी संप्रभुता की हमारे क्लेम्स हैं पड़ोसी देशों के साथ, शायद उनको आज हम ले सकते हैं। इसलिए भारत से लड़ना नहीं चाहता, वो भारत को केवल ये मनाना चाहता है कि वो भारत से बड़ी शक्ति है जी। इसलिए वो धीरे 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 थोड़ी थोड़ी जगह लेना शुरू करेगा। और ये कोविड-19 से केवल इतना उसका लेना देना है कि वो कोविड-19 से बाहर आ चुका है, जबकि शायद बाकी विश्व अभी उससे बाहर नहीं आया है, इसलिए बाकी विश्व की परेशानी अलग है। इसलिए वो शुरू से 40 साल से जो कर रहा है, वो वही उसको आगे बढ़ा रहा है। हालांकि हर बार उसको थोड़ी तेजी से आगे बढ़ाता है। और नेपाल का ये जो व्यवहार इस वक्त है, मुझे लगता है ये भी उसी का एक हिस्सा नजर आता है, क्योंकि आज नेपाल के पास केवल इकलौता भारत ही नहीं है दोस्त, वो अपने आप को अब कहते हैं कि हम चीन और भारत के बीच में एक पुल हैं जी, लैंड लिंक स्टेट है हम। इसलिए उनको लगता है कि उनकी भी जो संप्रभुता की अपेक्षाएं हैं, उसको वो जोर शोर से आगे रख सकते हैं, क्योंकि एक और दोस्त उनके पीछे खड़ा है। ठीक, जो यानी कुल मिलाकर आप ये मानते हैं चाइना इन्फ्लुएंस है, नेपाल के जो एटीट्यूड में बदलाव आया है। लेकिन इन सब के बीच में चाइना आखिरकार क्या सोच रहा है, किस हद तक जा सकता है, और अगर चाइना के सैनिक घुसपैठ कर चुके हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है 5 किलोमीटर तक घुसपैठ हो चुकी है जो ईस्टर्न लद्दाख है वहां पर, तो उनको फिर जवाब देने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 180030026072। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सौरभ जी, मेरा आपसे सवाल है, एक बिजनेस स्टैंडर्ड में आर्टिकल छपा है अजय शुक्ला की तरफ से, जो कि जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, और उन्होंने आज जो लद्दाख में सिचुएशन है उसको कंपेयर किया है जो कारगिल में हुआ था। उनका कहना है कि कारगिल में 6 किलोमीटर पाक की सेना घुस गई थी और उसका हमने जवाब युद्ध से दिया था। कुछ ऐसी स्थिति आज लद्दाख में दिख रही है। आपकी इस पर टिप्पणी, किस तरह की परिस्थितियां आपको समझ में आ रही हैं? देखिए, जिस समय पाकिस्तान और कारगिल वाली जो सिचुएशन आई थी, उस समय की कंडीशन बहुत एक अलग थी। और आज यदि लद्दाख में जो चीन की सेना आ रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो आज भारत और चीन दोनों ही देश नहीं चाहेंगे कि वो युद्ध की स्थिति सामने आए। और युद्ध, चूंकि दोनों ही देश कोविड के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं और एक नए सिरे से अपने संबंधों को बना रहे हैं, और चीन की स्थिति कोई जो वैश्विक रूप में उसको अलग थलग करने की जो कोशिश हो रही है, वो भी हमें नजरअंदाज नहीं करना होगा। और उसके एक प्रतिद्वंदी देश के रूप में जब वहां से सारी बिजनेसेस हैं, तो भारत आने की बात हो रही है, इसलिए भी चीन बौखलाया हुआ है। तो चीन को ये बातें हैं कि उसका एक जो एक्ट है, इसी कंडीशन में देखा जा रहा है कि वो जब जब ऐसी स्थिति आती है, तो दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए वो ऐसी सैनिक चीजों को बढ़ावा देने की कोशिश करने लगता है। और इसी संदर्भ में हमें चीन के जो 5 फिंगर पॉलिसी थी, जिसके थ्रू उसने पहले तिब्बत पे कब्जा किया और फिर धीरे धीरे उसने कहा था कि हम नेपाल, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल, इन सभी को प्रदेशों को भी हम धीरे धीरे करके अपना कर लेंगे। तो आज भी वो महत्वाकांक्षी एक राष्ट्र है और अपनी टेरिटोरियल चीजों को रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो चीन की चीजों को हमें एक लॉन्ग कंडीशन में देखना पड़ेगा। लेकिन आज भले ही वो घुस आ रहा हो, लेकिन वो युद्ध की स्थिति में वो मुझे नहीं लगता है कि वो तब्दील होने की कोई संभावना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेद प्रताप वैद्य जी, आप क्या समझ रहे हैं? चूंकि अगर हम डोकलाम के इश्यू को याद करेंगे तो वो 73 दिन में जाके सुलझा था। क्या हमें भी इतना ही लंबा आज के दौर में भी इंतजार करना होगा, या ये तनाव उससे बड़ा और गहरा आपको नजर आ रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये तनाव
छोटे मोटे युद्ध में भी परिणत हो सकता है, क्योंकि चीन अभी कई समस्याओं में फंसा हुआ है। हांगकांग उसके गले में अटक गया है। जी। हांगकांग को देखे वो इस कदर परेशान है इस समय कि अमेरिका के साथ और यूरोपियन देशों के साथ उसका शीत युद्ध शुरू हो सकता है। जी। वुहान के इस कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण वो पहले ही सारी दुनिया में बदनाम हो चुका है। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि चीन इस वक्त हिमाकत करेगा भारत से युद्ध करने की। लेकिन जैसा कि उदय भास्कर जी कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ। कि चीन इस समय एक तरह का शो बिजनेस में लगा हुआ है। लोगों को, दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो एक ताकतवर देश है और वो लोगों को डरा सकता है। लेकिन उनको ये पता नहीं है, शायद शी जिनपिंग को, कि 1962 नहीं है, वो माओ से तुंग और चावन लाई थे और यहाँ बड़े उदारवादी जवाहरलाल नेहरू थे। अब हैं हमारे नरेंद्र मोदी, जिनका कुछ भरोसा नहीं, कब किस वक्त कोई कदम उठा लें। जैसे कि नोटबंदी उन्होंने घोषित कर दी, जैसे कि लॉकडाउन उन्होंने घोषित कर दिया। अगर चीन ज्यादा चूचबड़ करे तो क्या मालूम कि वो चढ़ बैठे, क्या मालूम कि युद्ध ही हो जाए। इसलिए मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन उदय भास्कर जी, क्या हम भी अभी युद्ध की स्थिति में हैं? क्या इस तरह का जवाब देने की स्थिति में आपको दिखता है, जब कोविड-19 से हम लोग भी सफर कर रहे हैं? उदय भास्कर जी, लेकिन सुनिए, हम लोग बिल्कुल युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं हैं। जी। लेकिन अगर हम पे थोप दिया गया, हमारे 10, 20, 50 सैनिकों को मार दिया गया, तो हम चुप बैठेंगे क्या? राजनाथ सिंह चुप बैठेंगे क्या? नरेंद्र मोदी चुप बैठेंगे क्या? ठीक है उदय भास्कर जी, इसका आप मुझे जवाब दीजिए। जो कि ग्लोबल टाइम्स में भी लिखा गया है कि 2017 डोकलाम के वक्त से हम लगातार जो ऊंचाई वाले क्षेत्र थे, चाइना का कहना है कि वहां पर हम हथियार इकट्ठा कर रहे थे। तो एक तो वो एडवांटेज के मोड में आ गए हैं। तो ऐसे में सवाल फिर हम पर उठता है कि हमारा सिस्टम क्या कर रहा था, हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। हमारा तो अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस के आदान प्रदान को लेकर समझौता हुआ था, सैटेलाइट इतनी सारी लॉन्च की जाती हैं उसकी देखरेख के लिए। तो ये सब कुछ कहाँ हो रहा था? हम 3 साल से कहाँ थे? साहब देखिए, जहां तक ये LAC है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, भारत के तरफ से हम कुछ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश में हम रहे हैं और कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे हमने अपने रोड वगैरह को बेहतर किया है। जहां तक पिछले 4 और 6 हफ्तों की जो भी वहां पे कार्रवाई हुई है, मैं ये युद्ध वाली बात पे आना चाहता हूं। आपने जो सवाल पूछा है जी, कि क्या भारत तैयार है कि नहीं, एक फौजी होते हुए मैं यही कहूंगा कि भारतीय फौज जो है वो हर एक बार तैयार जरूर है। कारगिल में भी हमने यही साबित किया था। भारत युद्ध चाहता नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग किसी प्रकार का जल्दबाजी करेंगे, क्योंकि आप देखिए पिछले 3-4 हफ्तों से दोनों राजधानियों से, चाहे नई दिल्ली हो या बीजिंग, उनके जो ऑफिशियल स्पोक्समैन जो हैं, उन्होंने बहुत संयम के साथ इस विषय की बातचीत उन्होंने की है। तो हालांकि अजय शुक्ला साहब का जो रिपोर्ट है वो काफी गंभीर है, उसको एक प्रकार से हमें कहूंगा कि देखना चाहिए कि उन्होंने जो भी बिंदु उठाया है, जो भी पॉइंट उठाया है, कि उसका जो सच क्या है, उसकी जो तथ्य क्या है। और मुझे लगता है कि भारत और चीन के बीच में इसी विषय के ऊपर जो इस वक्त प्रोटोकॉल्स हैं, जो अरेंजमेंट है मैनेजमेंट ऑफ LAC के लिए, शायद वो दोबारा एक प्रकार से काम में आएंगे। पर युद्ध के लिए भारतीय फौज तैयार है। आगे मैं समझूं कि किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है इस सिचुएशन को। प्रोफेसर सौरभ जी, अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जो कि आप जिक्र अमेरिका का भी कर रहे थे, आप ये भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से कोविड-19 की वजह से जो आलोचना चाइना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है, हांगकांग की वजह से जो आलोचना हुई है, अमेरिका जो उस पर दबाव बना रहा है, उस स्थिति से बचने के लिए, एक पावर अपनी शो करने के लिए चाइना इस तमाम तरीके की चीजें कर रहा है। लेकिन उसके टारगेट पे हम क्यों हैं? मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स में ये कहा गया है और बड़े एक चेतावनी वाले लहजे में कहा गया है कि अमेरिका और चाइना के बीच में भारत ना आए, नहीं तो आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है? हाँ बिल्कुल। अब चीन की बौखलाहट ज्यादा से ज्यादा आर्थिक कारणों से है। वो भारत जानता है कि वो भारत से ज्यादा एक मजबूत सैन्य शक्ति है, लेकिन और उसको लगता है कि यही वक्त है जब भारत कोरोना के कारण अभी बहुत ज्यादा
उसमें स्वास्थ्य कारणों से फंसा हुआ है, आर्थिक जंजालों में फंसा हुआ है, तो बेहतर है कि हम अपने जो भी हमारे क्लेम्स हैं, यदि वो लद्दाख पे या अरुणाचल की तरफ में, तो हम उसको धीरे धीरे मजबूत करते जाएं। और इसके लिए वो नेपाल को भी अपनी तरफ लाने की कोशिश करके और उसने लिपुलेख का इशू को उठवाया। अदरवाइज चीन भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां पे कोई ऐसा इशू नहीं है, वो ट्राई जंक्शन है और भारत के साथ है। तो चीन की नीति है कि वो अमेरिका या इस अक्साई चीन या यह लद्दाख या स्वर्ण जी, लेकिन अगर हमारा अमेरिका की तरफ झुकाव हुआ है तो फिर चाइना के साथ भी तो हमने संबंधों को बेहतर करने की कोशिशें की हैं। आपको वुहान स्पिरिट याद होगी, आपको मल्लापुरम स्पिरिट याद होगी, तो क्या इसका असर नहीं पड़ता है? देखिए, एक उभरती हुई शक्ति के नजरिए से भारत कोशिश कर रहा है कि जितनी बड़ी ताकतें विश्व में हैं, सबसे हमारा तालमेल अच्छा रहे। और जाहिर है कि भारत की नजदीकियां जो हैं वो अमेरिका के साथ ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं जी। इस बात को लेकर चीन बहुत परेशान होता है। मैं बहुत जल्द से ये कहना चाहूंगा, इस बार का घुसपैठ 4 तरीके से अलग है। पहले तो ये कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। पहले 100 होते थे घुसपैठ साल में, अब 600 होते हैं जी। पहले 3 साल में 1 बार मारपीट होती थी, अब साल में 3 बार मारपीट होती है। दूसरी बात, बल प्रदर्शन बहुत बढ़ता जा रहा है क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बना लिया है और उनकी कोशिश है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ना बने या उसमें देर की जाए। तीसरी बात आप देखें वो ये कि अब इस बार उन्होंने साइमल्टेनियसली 3 जगह घुसपैठ किया है, एक जगह नहीं किया, बराबर एक बार उन्होंने 3 जगह घुसपैठ किया है। और चौथी बात ये कि वहां के जो अंदरूनी हालात हैं चीन के, उनको जोड़कर देखा जाए तो ये फौज की तरफ से टैक्टिकल मूव है जो थोड़े दिन तक बढ़ेगा, आगे रहेगा, फिर पीछे हटेगा। वो एक धीरे से स्ट्रेटजी है चीन की। आप उसके दक्षिण चीन सागर में देखें, एक बार उसने पूरे दक्षिण चीन सागर को नहीं दबदबाया है, धीरे धीरे एक टापू पर उसने कोशिश की है कंट्रोल बनाने की। यही कोशिश भारत की सीमा पर है कि भारत को आदत पड़ जाए। क्लोजिंग कमेंट शॉर्ट में आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार फिर ऐसी स्थिति में किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए भारत को, ताकि जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो भी चाइना के साथ अच्छे हों, और आगे रिजॉल्व का तरीका आपको क्या दिख रहा है? सबसे सरल तरीका, सबसे आसान तरीका ये है कि नरेंद्र मोदी दुनिया भर के नेताओं से फोन पे बात कर रहे हैं। शी चिनफिंग को फोन करें, शी चिनफिंग को फोन करें तो निश्चित रूप से वो मोदी को जवाब देंगे। और शी चिनफिंग, मैं समझता हूं कि माओ से तुंग और चाउमिन लाई की तरह नक्सली आदमी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने कोशिश की थी, लेकिन माओ से तुंग और चाउमिन लाई अपने आप को इतना महान नेता समझते थे कि उनसे भिड़ गए वो। लेकिन शी चिनफिंग से अगर खुद नरेंद्र मोदी फोन करके बात करें तो मामला आसानी से सुलझ सकता है। और आप देखें कि दोनों पक्षों के नेता आपस में कोई बात कर नहीं रहे हैं, ये कितने आश्चर्य की बात जी। हमारे विदेश मंत्री जो है उदय शंकर, वो वहां रह चुके हैं, बिल्कुल चीन में रह चुके हैं। हाँ, वो सारे चीन के नेताओं को जानते हैं, वो चीन से बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल, यही सवाल बहुत बड़ा आपने उठाया है। और इसी नोट के साथ वाइंड अप करती हूँ मैं इस पूरे डिबेट को कि आखिरकार एक्सपर्टीज माने जाते हैं चाइना के अजय शंकर, जो कि इस वक्त विदेश मंत्री हैं, तो उसका फायदा भारत सरकार क्यों नहीं उठा रही है? वक्त छोड़े से ब्रेक का है। राजनीति में आज के लिए इतना ही।